ओके गाइस, मैंने श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके आर्ट पे स्वागत करता हूं। तो छात्रों, पिछले क्लास में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे और रेस्पिरेटरी सिस्टम के जब मैंने पार्ट 1 को पढ़ाया था तो उस पार्ट 1 को पढ़ाते समय मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत के 4 अंगों की चर्चा मैंने कर दी थी। तो जो भी छात्र मेरे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार वीडियो देख रहे होंगे उनसे मैं आग्रह करूँगा कि आप मेरे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट 1 को ज़रूर देख लें, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप कहानी समझ में आ सके कि इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा हम इस पार्ट को एक तरह से रिकॉल कर देते हैं। पार्ट 1 को मैंने बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के, खास करके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत होती है नोज से, और नोज के बाद एयर पहुंचता है दूसरी पार्ट में जिसको हम कहते हैं फेरिक्स। फेरिक्स के बाद यह पहुंचता है एपिग्लोटिस में, और एपिग्लोटिस के बाद यह पहुंचता है एयर विंड पाइप में। विंड पाइप के बाद यह एयर पहुंचता है लंग्स में, यानी फेफड़ों में, फुसफुस में। तो नोज का कार्य क्या है, नोज से संबंधित मैंने कार्यों को बताया है। फेरिक्स क्या होता है, फेरिक्स में कौन कौन सी बातें होती हैं, फिर आपका एपिग्लोटिस पे कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। जैसे अगर मैं विंड पाइप की बात करूं तो विंड पाइप पे आपका होता है लैरिक्स, जिसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं, ध्वनि यंत्र कहते हैं। उसके बाद से हमारा पार्ट बनेगा लंग्स। तो इन 4 प्रोसेस को मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट 1 को पढ़ाते समय समझा दिया है। आपको चाहिए कि आप उस पार्ट 1 को पूरी तरह से अच्छे ढंग से देख लें, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। आज हम चर्चा करेंगे पूरी तरह से लंग्स के ऊपर। अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन अगर होता है तो वह लंग्स होता है। ये 5वां पार्ट हम पढ़ेंगे आज लंग्स के बारे में। लंग्स जिसको हम फेफड़ा कहते हैं, या इसी का एक और नाम है फुफ्फुस, इसको हम फुफ्फुस भी कहते हैं। लंग्स जिसको हम फेफड़ा या फुफ्फुस भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन लंग्स से क्या जाएगा कि यह मानव के लिए मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मनुष्य के शरीर का जो मुख्य श्वसन अंग है, मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है, ये लंग्स होता है, फेफड़ा होता है। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर मानव जाति में सबसे मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है लंग्स। हालांकि किस जीव का कौन सा मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है इसके बारे में मैंने पार्ट 1 में बता दिया है, आप वहां पर जाकर उस चीज़ों को समझ सकते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इस लंग्स का कलर कैसा होता है। अगर मैं इसके कलर की बात करूं तो ये कलर होता है पिंक, यानी गुलाबी। लेकिन अब ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो है फेफड़ों का कलर कुछ और है। तो यहाँ पर कुछ और कलर होने का सीधा मतलब है कि जो लोग धूम्रपान अधिक करते हैं, जो सिगरेट बीड़ी अधिक पीते हैं, उनसे जो धुआं निकलता है वह धुआं धीरे धीरे जाकर इस फेफड़ों के एल्वोलाई वाले पार्ट में जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे एक प्रकार का टार बन जाता है, और उस टार से ही वह फेफड़ा जो है काला भी हो सकता है या भूरा हो सकता है। लेकिन इसका जो ओरिजिनल कलर होता है, जो स्वस्थ कलर होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होती है, उस समय फेफड़े का कलर कैसा होता है, तो यह पिंक होता है। अब आगे देखिए, अगर मैं इसके स्टडी की बात करूं कि फेफड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फेफड़ों के अध्ययन को कहते हैं पुल्मोनोलॉजी। फेफड़ों का अध्ययन पुल्मोनोलॉजी कहलाता है। और फेफड़ों से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं उसको पुल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। फेफड़ों से संबंधित डॉक्टर को पुल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं, जबकि फेफड़ों के अध्ययन को हम पुल्मोनोलॉजी कहते हैं। फेफड़ों के ऊपर जो एक झिल्ली होता है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है बाहर हम जो झिल्ली दिखाए हुए हैं, इस फेफड़ों के मेम्ब्रेन को, अर्थात झिल्ली को, हम इसको कहते हैं प्लूरा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है
कि फेफड़ों की झिल्ली को क्या कहते हैं, तो फेफड़ों की झिल्ली को हम प्लूरा कहते हैं। तो ये तो कुछ सामान्य बातें हो गई जो लंग्स से संबंधित हैं। अब आइए हम इस लंग्स से संबंधित पार्ट को यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि लंग्स में होता क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, नोज से जो एयर आता है उस नोज का जुड़ाव होता है ट्रैकिया से, और इसी ट्रैकिया पर एक स्वर यंत्र होता है, साउंड बॉक्स होता है, जिसको हम कहते हैं लैरिक्स, जहाँ से साउंड निकलता है। इस लैरिक्स के ऊपर एक मसल्स की पतली झिल्ली होती है जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं, और यह केवल मेल में होता है, और यह साउंड की बीप को कंट्रोल करता है। अर्थात कितना आवाज़ भारी होगा, कितना आवाज़ पतला होगा, इससे पता चलता है एडम्स एप्पल से, जो केवल मेल में होता है। यही कारण है कि मेल की आवाज़ महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा कठोर होता है, आवाज़ भारी होता है। तो लैरिक्स, इसको हम स्वर यंत्र कहते हैं, जहाँ से आवाज़ निकलता है। और ये स्वर यंत्र जो है, इसके पिछले वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था, जब आपका एग्ज़ाम हुआ था बिहार एसआई का, तो उसमें आप पूछा गया था कि मानव के शरीर में किस पार्ट को या किस अंग को स्वर यंत्र कहते हैं। तो हम स्वर यंत्र किसको कहते हैं, लैरिक्स को। और ये स्वर यंत्र किस पर होता है, ट्रैकिया पर होता है। ये ट्रैकिया पर होता है, ट्रैकिया को हम लोग कहते हैं श्वास नली। अब ये ट्रैकिया जब आगे आता है तो ट्रैकिया आगे आकर दो पार्ट में विभाजित हो जाता है, दो पार्ट में विभाजित होता है और दोनों फेफड़ों की तरफ चला जाता है। जब ये ट्रैकिया दो पार्ट में विभाजित होता है तो जहाँ से यह विभाजित होता है, ट्रैकिया का पहली बार में जहाँ से विभाजन होता है उसको हम कहते हैं ब्रोंकाई, उसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ट्रैकिया का पहला विभाजन यानी प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, इसको हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंकाई नाम देते हैं। ब्रोंकाई यानी वायु नलिका। अब देखिए, ये ब्रोंकाई दोनों जो है फेफड़ों में चला गया है। दो साइड में, एक तरफ का फेफड़ा हो गया आपका लेफ्ट लॉन्ग और एक तरफ का फेफड़ा हो गया आपका राइट लॉन्ग। अगर मैं दोनों फेफड़ों की बात करूं कि दोनों फेफड़ों में कौन सा फेफड़ा छोटा होता है और कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सा फेफड़ा छोटा होता है, तो याद रखिएगा छोटा फेफड़ा होता है कौन सा, लेफ्ट लॉन्ग वाला। और इसका कारण ये है कि बायां फेफड़ा के छोटा होने का वजह मुख्य बनता है कि इस फेफड़े के अंदर ही, इस लंग्स के अंदर ही कुछ अंदर तक आपका हार्ट जो है समाया हुआ रहता है, और उस पॉइंट को ही हम मानते हैं कार्डियक नोव। कार्डियक जो नोव होता है, जो हार्ट का इस फेफड़े के अंदर आता है और कुछ स्थान फेफड़े का चूंकि वह घेर लेता है, इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये फेफड़ा दाहिने फेफड़े की अपेक्षा, राइट फेफड़े की अपेक्षा छोटा होता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पॉइंट है जिसको हम जान ले। पहले दोनों फेफड़ों के बीच में यानी कि लेफ्ट लॉन्ग्स और राइट लॉन्ग के बीच में जो ये खाली स्थान है, इस खाली स्थान को हम कहते हैं मेडियास्टेनम। इसको हम कहते हैं मेडियास्टेनम। मेडियास्टेनम देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है स्पेस, यानी दो फेफड़ों के बीच में जो खाली स्थान होता है उस खाली स्थान को हम कहते हैं मेडियास्टेनम। और जो ये फेफड़ों की झिल्ली होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि फेफड़ों की झिल्ली को हम क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। इसको हम प्लूरा कहते हैं। यहाँ पर लेफ्ट वाले फेफड़े के अंदर जहाँ पर कुछ हद तक अंदर तक हार्ट गया रहता है, इस स्थान को हम कहते हैं कार्डियक नोव। और इन दोनों फेफड़ों के नीचे एक और संरचना होती है जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम। दोनों फेफड़ों के नीचे एक और संरचना होती है जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ट्रैकिया जब यहाँ से आगे बढ़ा तो यहाँ पर आने के बाद यह दो पार्ट में विभाजित हुआ, यानी प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। इसको कहते हैं ब्रोंकाई यानी वायु नलिका। अब ये वायु नलिका देखिए यहाँ से ये आगे बढ़ा, ये इस फेफड़े में आ गया राइट लॉन्ग्स में, और ये आ गया आपको लेफ्ट लॉन्ग में। जब ये लेफ्ट लॉन्ग में ब्रोंकाई आया तो ब्रोंकाई यहाँ पर आने के बाद से फिर कई पार्ट में विभाजित होता है, और ये फिर कई पार्ट में जब विभाजित होगा तो यहाँ से जब इसका विभाजन होगा तो इसको हमने नाम दिया क्या, ब्रोंक्यूल्स। इसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया ब्रोंकाई है, प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया ये क्या है, ब्रोंकाई है, और सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया यानी सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्रोंक्यूल्स। इसको हम कहते हैं वायु कोष्ठ नलिका।
अब ये ब्रोंक्यूल्स जो है आगे बढ़ने के बाद से यह भी कई छोटे छोटे पार्ट में विभाजित होता है, बिल्कुल अंगूर जैसे कणों के रूप में रहता है यह, और इसको हम कहते हैं एल्वोलाई। तो याद रखिएगा, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको स्ट्रक्चर से संबंधित क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपका स्ट्रक्चर क्या बना, ये आपका हो गया ट्रैकिया, ये पहला पार्ट, और ये ट्रैकिया आगे चलकर बटा दो पार्ट में, ये हो गया ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई आगे चलकर बटेगा किसमें, ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स बटेगा आपको किसमें, एल्वोलाई में। तो सबसे छोटा पार्ट जो फेफड़ों के अंदर हुआ वो कौन सा हुआ, एल्वोलाई, जिसको हम कूपिका कहते हैं, हिंदी में इसको कूपिका कहते हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया ब्रोंकाई, सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया ब्रोंक्यूल्स, और टर्सरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया एल्वोलाई। टर्सरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको एल्वोलाई। अब देखिए आपसे इस क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जाएगा, और जो पूछा जाएगा उसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि किस स्टेप से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए पहला कर दे रहे हैं, प्राइमरी इसको मानेंगे, प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया ये क्या कहलाएगा, ब्रोंकाई। प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया यानी ट्रैकिया का श्वास नली का पहला विभाजन क्या कहलाता है, वायु नलिका कहलाता है। यानी ट्रैकिया के पहले विभाजन को हम ब्रोंकाई कहते हैं। इसको हम हिंदी में भी यहां पर लिख दे रहे हैं, श्वास नली का प्रथम विभाजन। श्वास नली का प्रथम विभाजन ब्रोंकाई, जिसको हम कहते हैं वायु नलिका। ये हो गया आपका वायु नलिका। अब इसी स्टेप को हम दूसरे स्टेप में पढ़ें, सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया एंड प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई। ध्यान देंगे यहां पर, सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया का सेकेंडरी डिवीजन, ये तो प्राइमरी डिवीजन है ब्रोंकाई, लेकिन सेकेंडरी डिवीजन कौन सा होगा, ब्रोंक्यूल्स होगा। तो ट्रैकिया का सेकेंडरी डिवीजन और ब्रोंकाई का प्राइमरी डिवीजन, ये आपका क्या बनेगा, तो इसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये हो जाएगा ब्रोंक्यूल्स, वायु कोश नलिका। अब इसको अगर हम पूरा लिखें तो हम ये कह सकते हैं सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया यानी श्वास नली का दूसरा विभाजन, श्वास नली का दूसरा विभाजन, और वायु नलिका का प्रथम विभाजन। इसको हम क्या नाम देंगे, वायु कोष्ठ नलिका। तो यहां ये समझ गए। अब देखिए तीसरे पार्ट में हम और क्या बना सकते हैं। अब ये कह सकते हैं कि टर्सरी डिवीजन, अब थर्ड डिवीजन पर आइए, टर्सरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, टर्सरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, और उसके बाद लिखेंगे सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई एंड प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंक्यूल्स।
प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ये क्या कहलाएगा, तो इसको हम कहते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई। तो बस स्ट्रक्चर से आपको इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना है और यही आपके स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि हम पूछे कि प्राइमरी डिवीजन क्या कहलाएगा, ट्रैकिया का प्राइमरी डिवीजन क्या कहलाएगा, तो आप क्या बताएंगे, ब्रोंकाई। लेकिन मैं कहूं कि ट्रैकिया का ही सेकेंडरी डिवीजन बताइए, तो ट्रैकिया का सेकेंडरी डिवीजन कौन होगा, ब्रोंक्यूल्स होगा। अगर मैं कहूं कि ट्रैकिया का टर्सरी डिवीजन बताइए, थर्ड डिवीजन बताइए, तो आपका क्या होगा, एल्वोलाई होगा। लेकिन जरा सोचिए कि जो एल्वोलाई है, ये एल्वोलाई जो है वह ट्रैकिया का टर्सरी है, बट अगर मैं कहूं कि ये एल्वोलाई किसका प्राइमरी है, तो ये प्राइमरी किसका है, ब्रोंक्यूल्स का है, सेकेंडरी किसका है, ब्रोंकाई का है, और टर्सरी किसका है, ये ट्रैकिया का है। तो ये स्ट्रक्चर बेस पर आपको यही क्वेश्चन यहां से समझना है कि कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। उसके बाद आइए हम देखते हैं इस एल्वोलाई के बारे में। अगर मैं एल्वोलाई की बात करूं तो एल्वोलाई को हम कहते हैं एल्वोलाई को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। फेफड़े का कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई किसको कहते हैं, एल्वोलाई को कहते हैं, अर्थात कूपिका को कहते हैं। और ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। आपको याद रखना है कि एल्वोलाई जो कि इस फेफड़ों का सबसे छोटा वाला पार्ट हो गया, बहुत ही महीन होता है, एकदम अंगूर जैसे स्ट्रक्चर का होता है, और इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, यानी फेफड़े का यह कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरा फेफड़ा इसी से मिलकर बना होता है, इस एल्वोलाई से ही बना होता है। बहुत छोटे छोटे एल्वोलाई होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको एक फेफड़े के अंदर एल्वोलाई होगा। और यदि हम बात करें कि एक फेफड़े के अंदर कितना कूपिकाएं होती हैं, कितनी एल्वोलाई होती हैं, तो याद रखिएगा एक फेफड़े में 1 लाख कूपिकाएं होती हैं। 1 लाख कूपिकाएं होती हैं, 1 लाख एल्वोलाई होती हैं। इस तरह से दोनों फेफड़ों को मिलाकर टोटल 2 लाख कूपिकाएं होती हैं। तो पूरा फेफड़ा इसी से बना होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं संरचनात्मक। अब कार्यात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि फेफड़े का जो काम होता है वह फेफड़े का उसका काम उसकी एल्वोलाई के द्वारा ही की जाती है। फेफड़ों के अंदर जो काम होता है वह उसका काम एल्वोलाई के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि एल्वोलाई फेफड़ों के अंदर क्या करता है, कौन सा इसका काम है, तो हम सीधे सीधे अगर मैं बात करूं कि आप एल्वोलाई की बात छोड़िए, डायरेक्ट मैं आपसे यह पूछूं कि फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है, फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है, तो याद रखिएगा फेफड़े का मुख्य कार्य है ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम। फेफड़ा ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो यहाँ पर प्यूरिफिकेशन का जो काम होता है वह प्यूरिफिकेशन का काम इस फेफड़ों के अंदर एल्वोलाई में होता है। फेफड़ों के अंदर जो एल्वोलाई होता है उसी में प्यूरिफिकेशन का काम होता है। लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है कि सुने हो कि नहीं रक्त का जो है शुद्धिकरण, ये रक्त का शुद्धिकरण तो किडनी करता है। जी नहीं, रक्त का शुद्धिकरण किडनी नहीं करता है, बल्कि किडनी का काम है केवल फिल्टर करना। किडनी फिल्टर करने का काम करता है, लेकिन शुद्ध करने का काम जब भी पूछा जाएगा तो शुद्ध करने का काम आपका कौन करता है, तो यहां पर आपका फेफड़ा करता है। शुद्ध करने का सीधा सा मतलब है कि ब्लड में ऑक्सीजन को इन करना और CO2 को क्या करना, बाहर करना। और ये काम इसमें कहां पर होता है, फेफड़ों के अंदर ही होता है।
अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एल्वोलाई के तहत मैंने जो भी बात बताया कि एक फेफड़े के अंदर 1,00,000 कुपिकाएं होती हैं, तो टोटल दोनों फेफड़ों को मिलाकर कितनी कुपिकाएं हो जाती हैं? 2,00,000 कुपिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर ये कुपिकाओं के अंदर ब्लड का प्यूरिफिकेशन किस प्रकार से होता है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन किस प्रकार से होगा? ब्लड का शुद्धिकरण, तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन या ब्लड का शुद्धिकरण देखिए कैसे होता है। इसको यहां पर समझने के लिए थोड़ा सा हम इस पार्ट को यहां से हटा रहे हैं, आप फिगर को, और पूरे ध्यानपूर्वक समझिएगा कि ये ब्लड शुद्ध यहां पर फेफड़ों में कैसे होता है। ये शुद्ध होने का काम होता है फेफड़ों के अंदर जो एल्वोलाई होता है उसी में। मैं यहां पर एक एल्वोलाई को बना रहा हूं। वैसे तो टोटल 2,00,000 एल्वोलाई होता है, लेकिन मैं सिर्फ यहां पर एक एल्वोलाई की बात कर रहा हूं कि एक एल्वोलाई में जो भी शुद्धिकरण का काम होता होगा उसी तरह का प्रोसेस सभी एल्वोलाई के अंदर होता है। तो इसमें देखिएगा ये आपका हो गया एक कुपिका, एक एल्वोलाई। अब यदि जब आप मुझसे हार्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो हार्ट को पढ़ाते समय आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसमें क्रिया होती है। ये आपका हार्ट, मानव का हार्ट 4 चैम्बरों में बटा होता है। आपको पता है कि ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद ये हो गया राइट ऑरिकल और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकला रहता है और ये आर्टरी जाकर फेफड़ा से मिला रहता है। जब आप पढ़ेंगे हार्ट चैप्टर को तो हार्ट पढ़ाते समय मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ हृदय से एक ऐसा धमनी होता है, एक ऐसा आर्टरी होता है जो राइट वेंट्रिकल से निकलकर यह जाकर मिलता है किससे? फेफड़ों से, और फेफड़ों में जाकर यह किससे मिला? एल्वोलाई से। अब इस हार्ट के अंदर ध्यान दीजिएगा, इसके बाएं वाले भाग में होता है प्योर ब्लड, इधर होता है प्योर ब्लड और इधर होता है इनप्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त। अब दोनों में अंतर क्या मैंने बताया? प्योर का मतलब हो गया कि उसमें ऑक्सीजन है और इनप्योर का मतलब हो गया कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हृदय के बाएं वाले भाग में शुद्ध रक्त होता है और उसके दाहिने वाले भाग में अगर बात की जाए तो यहां पर होता है अशुद्ध रक्त। तो यहां पर राइट वेंट्रिकल की बात कर रहा हूं, यानी कि दाहिने हृदय की मैं बात कर रहा हूं कि दाहिने हृदय से एक आर्टरी निकला हुआ है जो जाकर मिला है किससे? एल्वोलाई से, फेफड़ों से जाकर लगा रहता है। और चूंकि फेफड़ों से लगा रहता है इसीलिए हम इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं या फुसफुसीय धमनी कहते हैं। फुसफुसीय धमनी। अब फुसफुसीय धमनी में किस प्रकार का ब्लड गया है? अशुद्ध रक्त गया है। ध्यान रखेंगे, इनप्योर ब्लड गया है। और अशुद्ध रक्त जो इसमें गया है उस अशुद्ध रक्त में ज़्यादा मात्रा में इसमें क्या होगा? CO2 होगा। स्पष्ट है कि CO2 की मात्रा इसमें क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि शुद्ध का मतलब ही होता है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो और अशुद्ध का मतलब हो गया कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो, CO2 की मात्रा अधिक हो। तो इसमें CO2 की मात्रा अधिक है और O2 की मात्रा कम है, और ऐसा ही ब्लड फेफड़े में पहुंच रहा है। फेफड़े के एल्वोलाई में, मैं एक एल्वोलाई की यहाँ पर बात किया हूँ, 2,00,000 एल्वोलाई के अंदर इसी प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर CO2 जो पहुँचा ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और जो O2 यहाँ पर है O2 बहुत ही कम है। मैंने तीर के निशान से इंडिकेट किया है, ऊपर का मतलब हो गया ज़्यादा और नीचे जो मैंने किया है उसका मतलब हो गया कम। अब देखिए होता क्या है, इस एल्वोलाई वाले पार्ट में डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। आप लोग फिजिक्स में एक टर्म पढ़े होंगे, डिफ्यूजन। आप लोग फिजिक्स में एक टर्म पढ़े होंगे डिफ्यूजन, जिसको हम कहते हैं विसरण। अब मैं पूछूं कि विसरण की प्रक्रिया क्या होती है, तो डिफ्यूजन वह प्रोसेस है जिसमें हवा के 2 मॉलिक्यूल के बीच अगर डिफरेंस हो तो उसमें हाई प्रेशर की तरफ से हवा जो है लो प्रेशर की तरफ जाती है। यह डिफ्यूजन का प्रोसेस है, यही नियम है उसका कि हवा हमेशा चला करती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो अब देखिए थोड़ा सा संरचना पर आइए।
ये एल्वोलाई, एल्वोलाई के ऊपर मैंने कौन सा पार्ट बताया था? श्वास नली के अंतर्गत जब मैं बार बार आपको बंटवारा करते रहा था तो उसमें बताया था कि ट्रैकिया का प्राइमरी डिवीजन ब्रोंकाई कहलाता है, ब्रोंकाई का प्राइमरी डिवीजन ब्रोंक्यूल्स कहलाता है और ब्रोंक्यूल्स का प्राइमरी डिवीजन एल्वोलाई कहलाता है। तो एल्वोलाई के ऊपर है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के ऊपर है ब्रोंकाई और ब्रोंकाई के ऊपर है ट्रैकिया। और ये ट्रैकिया जुड़ा हुआ है किससे? नोज से। और उस नोज से एयर्स लेकर हम आ रहे हैं और उस एयर में हम अधिक क्या ले रहे हैं? तो उसमें हम लेकर अधिक आ रहे हैं O2 यानी ऑक्सीजन। वायुमंडल से जो हम सांस लेते हैं तो उस सांस लेते समय वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा मात्रा में क्या है? ऑक्सीजन है। इस बात को आप जानते हैं कि ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड है मात्र 0.03%। तो हमने जो सांस लिया उस सांस में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें क्या है? कम है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें कम है। अब देखिए, नोज से जो हमने सांस लिया उसमें ऑक्सीजन अधिक है। अब ये नोज से जो सांस लेंगे वो सांस लिया हुआ एयर अब पहुंचेगा विंड पाइप में, विंड पाइप से आगे पहुंचेगा अब किस में? तो मुझे बताइए, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई से फिर कहाँ पहुंचेगा? ब्रोंक्यूल्स में। और ब्रोंक्यूल से आगे कहाँ पहुंचेगा? वो एल्वोलाई में। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एल्वोलाई में पहुंचा। लेकिन इस स्टेप पर थोड़ा सा आप नज़र दौड़ाएंगे। यहाँ एल्वोलाई के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा है, एल्वोलाई के अंतर्गत CO2 की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ पर O2 की मात्रा क्या है? कम है। O2 की मात्रा कम है। लेकिन इसमें देखिए O2 ज़्यादा है और CO2 की मात्रा इसमें कम है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि इस एल्वोलाई के अंदर जो है विसरण की प्रक्रिया होगी, डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। और जब डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा तो इसमें उच्च दाब से हवा किधर चलेगी? निम्न दाब की तरफ। और जब निम्न दाब की तरफ जाएगी तो यहाँ पर देखिए CO2 इसमें ज़्यादा है और बाहर से जो एयर आ रहा है उसमें CO2 क्या है? कम है। तो निश्चित है कि अब ये CO2 यहाँ से क्या होगा? बाहर निकलेगा। अब ये CO2 कहाँ पहुँचेगा? तो CO2 यहाँ से पहुँचेगा ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से कहाँ पहुँचेगा? ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से कहाँ पहुँचेगा? विंड पाइप में। और विंड पाइप का जुड़ाव किससे है? नोज से। फिर ये नोज से होते हुए CO2 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। CO2 बाहर निकल जाएगा। और ये O2 जो है, देखिए यहाँ पर O2 कम था और ये O2 जो हम बाहर से लेकर आ रहे हैं उसमें O2 ज़्यादा है, तो ये O2 जो है अंदर आएगा। तो ऑक्सीजन अंदर आया और CO2 क्या हो गया? यहाँ से बाहर निकल गया। अब ये अंदर आया तो इधर जिस नस में अब ये जाएगा, इधर जब जाएगा ये, तो अब इसमें क्या हो जाएगा? O2 की मात्रा हो जाएगा ज़्यादा और CO2 की मात्रा इसमें हो जाएगा कम। तो मुझे बताइए कि इस तरीके से यहाँ का जो ब्लड होगा, अब वो ब्लड कैसा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शुद्ध रक्त। यहाँ पर कैसा ब्लड हो जाएगा? शुद्ध रक्त। और ये शुद्ध रक्त अब यहाँ से आएगा किस में? लेफ्ट ऑरिकल में। यहाँ से पहुँचेगा किस में? ये लेफ्ट ऑरिकल में। और लेफ्ट ऑरिकल में शुद्ध रक्त पहुँचता है, मैंने पहले ही यहाँ पर लिखा था। यहाँ से फिर पहुँचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से सारा ब्लड पहुँचेगा शरीर के सभी अंगों में। शरीर के अंग, अब शरीर के जो भी अंग होंगे उन सारे अंगों के जो सेल होंगे वो सेल इस ऑक्सीजन का जो शुद्ध रक्त वाला है, जिसको हम O2 रहते हुए कहते हैं कि जब O2 रहेगा तो उसको शुद्ध कहेंगे, जब O2 नहीं रहे तो उसको हम क्या कहेंगे? अशुद्ध कहेंगे। तो यहाँ पर जो भी O2 है इस ब्लड के अंदर, उस सारे O2 का यूज शरीर के सारे अंग कर लेंगे, श्वसन की क्रिया में उसका इस्तेमाल कर लेंगे, एनर्जी प्राप्त कर करेंगे। तो एनर्जी इससे प्राप्त हो गया और उसके बाद से क्या निकाला गया? CO2 निकाला गया। और यहाँ से शरीर के अंगों से सब ये ब्लड पहुँच गया फिर किस में? राइट ऑरिकल में। और राइट ऑरिकल में जब पहुँचा तो ये इम्प्योर ब्लड पहुँचा, क्योंकि अब इसमें CO2 की मात्रा अधिक है। और फिर ये CO2 की मात्रा ही पहुँचेगा राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से एक धमनी जो किसके साथ जुड़ा हुआ है? एल्वोलाई के साथ, फेफड़े के, उसमें CO2 की मात्रा अधिक है तो अशुद्ध रक्त यदि है। तो ये प्रोसेस जो है हमेशा चलते रहता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस ये हुआ इस एल्वोलाई के अंदर, वो कौन सा प्रोसेस हुआ? डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ। अब देखिए एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, जो आपको शुरू में ही मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ था, हालांकि वो मिट गया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो श्वसन की दर कितनी होती है? श्वसन दर अगर मैं बात करूं तो श्वसन का दर होता है 12 से 14 बार प्रति मिनट।
1 मिनट में श्वसन की दर कितनी होती है, रेस्पिरेशन की दर कितनी होती है, 12 से 14 प्रति मिनट। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ को समझ लें कि डायाफ्राम क्या करता है। डायाफ्राम जो कि फेफड़ों के नीचे होता है, इस डायाफ्राम का क्या काम है, तो डायाफ्राम 2 तरह का कार्य करता है। एक तो यह ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है, श्वसन की दर को कंट्रोल करता है, और दूसरा यह एब्डोमिनल पार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीच में जो डिफरेंस है उस दोनों पार्ट को यह अलग अलग करता है। एब्डोमिनल पार्ट को अलग करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को यह अलग करता है। यह काम किसका होता है, डायाफ्राम का काम होता है। तो आप जो है मेरे इस वीडियो को 1 बार 2 बार या 3 बार जितना इच्छा करे आपका, जैसे आपको समझ में आ सके पूरी तरह से प्रोसेस, आप ध्यानपूर्वक इसको देख लें। और देखने के बाद जहां भी आपको लगे कि मुझे डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट करके उस चीज़ को पूछ भी सकते हैं। बाकी जो है अगली क्लास में मैं फिर से एक लेसन आपके लिए लेकर आऊँगा, एक अच्छा लेसन लेकर आऊँगा जिसका भी कंपटीशन में काफ़ी अहम रोल है। तो अगली क्लास के लिए आप मेरा वेट कीजिए, तब तक हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।